सोचा कि एक्सपीरियंस इस फील्ड का आप लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए शायद आप इतना मान सम्मान देते हैं। तो एक बार अपने लिए मैं नीचे बैठे बैठे ये सुन ही रहा था कि यार मैं जाके बोलूं तो बोलूं क्या। प्रिविलेज आता है, बोलता है मैं बाइक, लैपटॉप, मशीन, फिर बोलता है फॉरेन की यात्रा हो गई, स्टार आता है तो बोलते 2-2-3-3 बाइक, डिप्लोमेट आते हैं तो बोलते कार हो गई। तो मैं क्या बताऊं अब तब तो आप लोगों ने अचीव कर लिया है, मैं क्या बताऊंगा। सर करोड़पति बनने का फॉर्मूला। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होगा। सेशन जो चलेगा 1 घंटे सुनने के लिए तैयार हो? यस पीछे वालों से पूछना चाह रहे हैं 1 घंटे सुनने के लिए तैयार है ना? क्योंकि लगभग 1 घंटा चलेगा मेरा सेशन यस और 1 घंटे में मजा आएगा। यस जिसको झपकी आएगी मैं उठा दूंगा पास आके, ऐसे Yes. जवाब दूंगा, ऐसे करके। ठीक है, और जिसको आए तो जाके पहले पानी मार लेना, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। चलिए, बहुत जबरदस्त सेटअप आप लोगों का रहा। आप लोगों ने अभी तक के जो माहौल बनाया है, जो रिप्लाई आप लोग कर रहे थे अपने सीनियर्स के लिए, जो यहाँ पे स्टेज पे बोल रहा था और आपका रिप्लाई आ रहा था तालियों के माध्यम से, वो बहुत जबरदस्त था। नीचे बैठ के मैं यही सोच रहा था क्या जबरदस्त माहौल वाले लोग बैठे, एकदम मस्त 18 से 25 वाले जवान ही बैठे होंगे यहाँ। यस सर, क्योंकि सब तालियां बजाए जा रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे। मैं बोलूंगा कि एमवाईएल के कुछ दीवाने होते हैं, कुछ मेहमान होते हैं। यस सर, एमवाईएल के कुछ दीवाने होते हैं, कुछ मेहमान होते हैं। मैं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट पे देखूं कितने यहाँ पे 18 से 25 के जवान बैठे थे। यस सारे जवान हो, कोई यहाँ पे बुरा नहीं है, किसी के हाथ में दर्द नहीं है, किसी के पैरों में कोई दर्द नहीं है। सबका एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से मिक्स हो रहा है और सबका रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बहुत मस्त तरीके से हो रहा है। यस, तो मेरी बातें भी अब आपके दिल और दिमाग में उतरेगी, ये मैं गारंटी करता हूँ। बस आप यहीं पे रहिएगा, इसकी गारंटी आप करिए। यस, देखिए जिंदगी ना बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है, और जिस उम्र में आप लोग, क्योंकि आप 18 से 25 वाली उम्र में हो, और ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। यस सर, या तो इस उम्र में आपकी बनेगी या तो आप बिगड़ोगे। बहुत खतरनाक उम्र है। जो संभल गया वो संभल गया, और जो नहीं संभला फिर वो बाद में जाके संभलने की कोशिश करता है, जो कभी हो नहीं पाता। क्योंकि आज की डेट में जो ये काम होते हैं ना, 17, 18 और 19 में जो काम होते हैं, ये काम होने चाहिए 25, 26 के बाद, लेकिन वो कर्म कांड चालू हो जाते हैं 17, 18 और 19 में। और इसी के कारण, चाहे आप इसको सीरियसली ले चाहे ना ले, लेकिन इसी के कारण आज का यूथ या आज के जितने लोग हैं जो बहुत अच्छा पेमेंट नहीं कमा पा रहे हैं या अपने करियर की ओर बढ़ नहीं पा रहे, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये उम्र बड़ी नादान है, और इसमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिल पाता। और जिस दिन वो सही गाइड करने वाला मिल गया तो फिर वैभव सूर्यवंशी जैसा बंदा भी निकल के आता है, जो 14 साल की उम्र में ताबड़तोड़ बैटिंग पे बैटिंग किए जाता है। यस सर, वर्ल्ड कप के इतिहास में नाम ला लेता है। यस सर, क्या है वो वैभव सूर्यवंशी, वो पता चल जाता है 14 साल की उम्र में, क्योंकि वो उस चीज पे अभी दूर है। आईपीएल के इतिहास में नाम लेके आ जाता है कि भैया 14 साल की उम्र में है लेकिन शतक मार चुका है। यस सर, ऐसे भी लोग निकल के आते हैं, लेकिन कब, जब उनके पीछे कोई ना कोई चैप्टर या सही गाइडलाइन का बड़ा होना जरूरी है। यस सर, जैसे पानी की एक बूंद जब आप नदी में गिराओगे या फिर वो गंगा नदी में गिरती है तो वो गंगा जल बन जाती है। यस सर, पानी की बूंद, वही बूंद जब पत्ते पे गिरती है ऊस की तरह, मोतियों की तरह चमकने लग जाती है। यस, वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पे पड़ती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है, खत्म हो जाती है, मिट जाती है। वही पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो वो कीचड़ बन जाती है। पानी की बूंद तो सेम थी, यस सर, असर सिर्फ इतना था कि संगत कभी अच्छी थी कभी बुरी थी। यस सर,
हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी संगत में जाने के बाद हम एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी संगत में जाने के बाद हम अपना अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। यस सर। और यहाँ के टॉप के लीडर एक ऐसी ही संगत में आए थे आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले, और उन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया है। बिकॉज ऑफ रीजन ये उस संगत में आए थे जहां पे लोग करियर की बात कर रहे हैं, लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, लोग कार की बात कर रहे हैं, लोग पेमेंट की बात कर रहे हैं, घूमने जाने की बात कर रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। वो संगत में आए थे आज से 6-7 साल पहले, और आज 6 साल बाद आप देखिएगा हर कोई बंदा यहाँ पे बोलता है मैं फॉरेन घूम के आ गया, मेरे पास कार आ गई। अचीवमेंट नहीं है तो क्या है ये बताइए मुझे? यस सर। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? क्या इसको करियर नहीं बोलते? बोलते हैं। कि 5-10 हजार रुपए कमाने को करियर बोलते हैं? नो। कि 5,000 महीने का कमा रहा हूँ, मेरा करियर बन गया, वाह वाह वाह, ताली बजाओ, अब बैंड बाजा बारात बजेगी, शादी होगी, घोड़ी पे चढ़ेंगे हम और बारात निकलेगी और नागिन डांस करेंगे मेरे दोस्त। क्या वो करियर है? नो। अरे करियर का मतलब ही कुछ और है दोस्त। करियर का मतलब है जब तुम उम्र के उस पड़ाव पे हो जब तुम जिंदगी को जी सकते हो। 60 साल की उम्र में कार लेके आने के बाद एक पैर कब्र में रखोगे, एक पैर स्टीयरिंग के नीचे रखोगे, तो मजा क्या आएगा चलाने का? नो। मजा कार चलाने का तब है जब 18 में आए, 19 में आए, 20 में आए, 22 में आए, 25 में आए, अरे 30 में आ जाए, तब कार चलाने का मजा है। नहीं तो उसके बाद तो बोलोगे बैक पेन हो रहा है तो कार चलाने के लिए ड्राइवर रखेंगे। तो आगे ज्यादा अच्छी थी। यस सर। पैसा भी कम लगता, ड्राइवर भी फ्री में मिल जाता और तुमको लाने ले जाने का काम भी हो जाता। गाड़ी चलाने का मजा अभी है। यस सर। लोग बोल रहे थे कई लोगों ने बाइक या स्कूटी खरीदी। हाँ, बाइक और स्कूटी चलाने का मजा अभी है। बाद में जॉब में जाने के वो जो बाइक लेके जॉब में जा रहे हो, पीछे एक बड़ा सा थैला टंगा के रखे हो, फिर बीवी भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए, उस समय मजा नहीं आता। यस सर। एवरेज वाली बाइक लोगे तो उस समय मजा नहीं आएगा। मजा तो अभी है बाइक चलाने। यस सर। ऐसी मेरी जिंदगी भी चल रही थी। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम आशीष श्रीवास है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर फ्रॉम ईसी ब्रांच। 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पिछले लगभग 13 साल हो चुके हैं कंप्लीट। 14 रनिंग चल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में ही काम कर रहा हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे सब कुछ मिला। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मेरे पापा पुलिस में थे, बड़े पापा भी फॉरेस्ट में थे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाचा भी है। मतलब एक ऐसा परिवार था जहां पे हर कोई गवर्नमेंट जॉब में था, और गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद मुझे जो चीज चाहिए होती थी मुझे सब मिल जाता। मतलब अगर मैं अपने पापा से कोई चीज की डिमांड करूं तो वो मुझे मिल जाती। उसमें मेरे को किंतु परंतु जीव जंतु जैसा कुछ नहीं होता। आपने डिमांड की है, लो पकड़ो, काम खत्म। ऐसी मेरी लाइफ चल रही। या मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे मुझे सब कुछ मिल जाता था। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हो जिनको पापा से कई बार बोलना पड़ता हो, मम्मी से कई बार बोलना पड़ता हो, तब जाके आपको मिलता हो। या हो सकता है मिल भी ना हो रहा हो। मैं ऐसे परिवार से नहीं था। मैं एक अच्छे हाई क्लास फैमिली में बिलोंग करता था जहां पे सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल थी, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है अपने अस्तित्व को लेकर। या आपका अस्तित्व क्या है? सब कुछ तो पापा का है। यस सर। आपका क्या है? यस इस सर। चीज को लेकर दिक्कत होती है। और जब इस चीज को लेकर दिक्कत होती है तो मेरे साथ ऐसी कुछ कहानियां चल रही थी। जब तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाता है, बेहतर अच्छा सब कुछ बेहतर मिलने लगता है, सब कुछ बेहतर मिलने लगता है, तो प्रॉब्लम आना चालू होती है। मेरे साथ भी ऐसी था। घर का एक लौता लड़का हूं, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, तो पापा और मम्मी ने सर पे चढ़ा के रखा। और जब आप पापा मम्मी के सर पे चढ़े हुए रहते हो तो आपका जो रोजगार होता है ना वो बड़ा गजब का होता है। मैं सारे डिमांड करता था, मेरी सारी डिमांडें पूरी होती। लेकिन मैं एक चीज में बड़ा पीछे था और उसको बोलते हैं पढ़ाई। सारी डिमांड पूरी होती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स
मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि भाई साहब तुम अच्छे परफेक्ट बनाओ, और हम बनाते थे परफेक्ट के नाम पे पास होने लायक कोई चैप्टर, पास हो जाए काम खत्म। मैं इतना ही, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। एवरेज क्यों बोलूं यार, इसको एवरेज थोड़ी ना बोलते, एफ से भी बिलो स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ाई के मामले में। हाँ, लेकिन जब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लड़के लोग मेरी बात खासकर समझेंगे, आप मेरी जरूर समझोगे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, भाई साहब पढ़ाई में मेरी तरह है, तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत गजब की यस होती है, नहीं है क्या नहीं? अगर रात के 12 बजे तुम्हारा दोस्त बुलाए तो तुम जाओगे नहीं जाओगे? घर का दरवाजा निकाल के ताला हो तो ताला तोड़ के तुम जाओगे उससे मिलने के लिए। यस सर। मेरा सेम फंडा था, मेरी दोस्ती यारी बहुत गजब की थी, तो मैं दोस्ती यारी में मस्त रहता था, घर में कम और दोस्तों के यहाँ पे ज्यादा रहता था। और मैंने सारे कर्म कांड किए जो तुम इस चेयर में बैठ के सोच सकते, सारे कर्म कांड किए मैंने जो तुम इस चेयर में बैठ के सोच रहे हो, या तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं कर गया, बहुत पहले कर गया मैं। तो मैंने सारे कर्म कांड किए, घूमना फिरना, मारना पीटना, किसी को भाभी बना लेना, भाभी के लिए जाना, कहीं कुछ और कर लेना, लड़कियों को छेड़ना, ऐसी तरह तरह की हरकतें जो स्टार्टिंग पीरियड में होती सब की मैं, सारी चीजें की मैंने, सारे कर्म कांड किए मैंने। इसलिए तुम सोच सकते हो वो भी, और तुम सोच नहीं सकते वो भी, क्योंकि देखने में तो ठीक ठाक हूं ना, मुंह के नहीं देखने में ठीक ठाक है ना, तो सब कुछ किया मैंने। लेकिन पहली बार जिंदगी में एक चैप्टर निकल के आया जिसका नाम होता है कि भाई साहब 10वीं पास हो गया है, 11वीं में सब्जेक्ट कौन सा? तब पहली बार जिंदगी में डिसीजन नाम का एक शब्द मेरी जिंदगी में आया कि डिसीजन लेना पड़ता है बेटा इसके लिए, डिसीजन लेकर तब कुछ हो पाएगा। मेरी जिंदगी में पहली बार डिसीजन नाम का शब्द आया कि यार डिसीजन लेना पड़ता है। और जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हो, दोस्ती यारी गजब की होती है, तो ये डिसीजन तुम नहीं लेते हो कि तुम क्या करोगे, ये डिसीजन लेते हैं तुम्हारे दोस्त, यस सर, मिलके लेते हैं कि बेटा आगे क्या करना है। तो मैं अपने दोस्तों के पास गया कि बेटा अब बता करना क्या है आगे, 10वीं तो निकल गई, जैसे जैसे रोते जाते, अब 11वीं में क्या करेंगे? तो दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया, यार सब्जेक्ट लेते हैं वो बड़ा अच्छा होता है। बोला ठीक है ले लेते हैं, क्या कौन सा हमको कुछ ज्यादा पढ़ना है, कौन सा हमको टॉप करना है। हम तो वही स्टूडेंट हैं जिसके सपने में भी कभी ये सपना नहीं आता था कि जिंदगी में कभी टॉप करें, सपने में भी ये सपना ना आए। लोग तो कम से कम ये सपना देखते हैं कि हाँ मैं स्कूल में टॉप करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, सपने में भी ये सपना नहीं आता था। और मैं जहाँ पे रहता था वो पुलिस कॉलोनी होगी, पुलिस कॉलोनी का मतलब है कि एक ही एरिया में 25, 30, 50 घर रहते हैं, अलग अलग क्वार्टर्स रहते हैं। तो मैं वहां से निकल के आया हूं, और जब तुम्हारे ही स्कूल में तुम्हारी ही क्लासमेट तुम्हारे ही बगल में रहती है और वो पढ़ने में 80, 90 नंबर परसेंटेज बनाती है, तो तुम्हारी हाल बहुत बुरा। लड़के मेरी फीलिंग को बड़े अच्छे से लड़कियां ना समझे तो चलेगा, क्योंकि लड़कियां बहुत टॉपर होती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, तुम नहीं समझोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में, तुम किसी कॉलोनी में रहते हो और तुम्हारी बगल में तुम्हारी बहन तुमसे अच्छा परसेंटेज बनाती है, तो हर एग्जाम के बाद मम्मी का ताना फिक्स होता है, नालायक, निकम्मा, नाकारा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ हमारी नाक कटाने के लिए पैदा हुआ। और फिर वो देख वो बगल वाली लड़की, वो खाना बना, झाड़ू, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, उसके बाद भी वो 80, 85 और 90% लाती है, और तू नालायक, तूने हमारी नाक कटा दी। आज तक के मेरे को समझ में नहीं आया, आज तक के कि कितनी नाक रहती है, एक बार कटती है फिर जुड़ती है, फिर दूसरी बार कटने के लिए आती है, फिर दूसरी बार। मुझे ये पता ही नहीं चलता, आपको भी ये डायलॉग मिला होगा। अच्छा कितने लोग हैं जो मेरी कैटेगरी वाले, जरा हाथ खड़े करना, मतलब जिनके परसेंटेज नॉर्मल रहते हैं,
तो बाकी सब अच्छी कैटेगरी वाले हैं। अरे हाथ खड़े करो, फिर मैं तुम्हारे सामने तुमको समझाने आ रहा हूँ। मैं देखो तो हाथ खड़े करो। हाँ हाँ, अब धीरे धीरे हाथ खड़े ओके, पर इंद्रे Yes, sir. अब धीरे धीरे ऊपर मेरी कैटेगरी वाले जा रहे हैं। यस पूजा की कैटेगरी तुम मेरी कैटेगरी में पढ़ने में बहुत अच्छा था ना, सुनते मैं ये था ना। ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसके परसेंटेज बहुत अच्छे बनते थे। अब इसकी कैटेगरी वाले कितने, मतलब जो 80 85 90 70 वाले, हाँ हाथ खड़े करो। हाँ 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 10 12 ज्यादा नहीं है। जहाँ पे मैं ये समझूं कि तुम मेरी कैटेगरी वाले ज्यादा बैठे हो, यस तुम्हारी तालियों से मेरे को समझ में आ जाएगा क्या मेरी कैटेगरी वाले काल बोतल रोड का मैं नहीं पीता। मेरा काम नहीं है रोज का। हाँ मेरा काम ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा काम रोज का है। लोगों को ट्रेनिंग देने का है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग समझाने का है, और इसी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा छाप के लग्जरी लाइफ, यही काम है मेरा। इसकी कैटेगरी वाले कम है, मेरी कैटेगरी वाले ज्यादा है। तो यकीन मानना आने वाला 40 मिनट तुम लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आए। यस जब तुम मेरी कैटेगरी के हो, तुम्हारे पास ये डायलॉग कई बार चिपकाया गया होगा तो हमारे मम्मी या पापा के द्वारा कि बेटा तूने मेरी नाक कटा दी। कितने लोगों को ये डायलॉग मिला है? मतलब एक जैसे लोग हैं, मतलब मम्मी पापा हर किसी के एक ही जैसे होते हैं। झाड़ू से स्वागत, चप्पल से स्वागत तुम लोगों का हुआ ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. मम्मी का फेवरेट हथियार होता है, Yes, sir. फेवरेट हथियार। Yes, sir. Yes, sir. कभी भी कहीं पे मिले तो फेंक के मार को, काम खत्म। लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। Yes, sir. और नहीं लगा तो तू बचा कैसे और खाओ। यही वाला चैप्टर मेरी जिंदगी में चल रहा था। 2006 में पहली बार टर्निंग पॉइंट आया जब डिसीजन लेने की बारी आई। दोस्तों के पास गए, दोस्तों ने बोला मैथ सब्जेक्ट लेना है, ओके वेल एंड गुड। मैथ सब्जेक्ट लेने के लिए गए। 10वीं में इतनी पतली बुक थी मैथ, 11th में आए इतनी मोटी हो गई। आज तक के समझ में नहीं आया साइन थीटा कहाँ इस्तेमाल करूं, कॉस थीटा कहाँ इस्तेमाल करूं, पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ पर इस्तेमाल करना है, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया मुझे। आपको आया क्या? नहीं आया ना? मेरी कैटेगरी वाले हो, कैसे आएगा? समझ में नहीं आया कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे जैसे घर पूरा की मस्त तरीके से एग्जाम क्लियर की, 11th क्लियर हुआ, 12th क्लियर हुआ। अब 12th के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि बेटा अब एक और टर्निंग पॉइंट है। देखो सब्जेक्ट तो तूने पहले ले लिया था, अब तू ये देख तेरे को कोर्स कौन सा करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, या फिर आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है, मेडिकल फील्ड की तैयारी करनी है, क्या करना है? वो आप लोगों के पास भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा या फिर अब आएगा। और इस टर्निंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाले लोग आपके घर में होंगे। Yes, sir. एक से बढ़कर एक ज्ञानी चंद मिलेंगे, एक से बढ़कर एक, जो तुम्हारे घर में आएंगे और तुमको बोलेंगे बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले। मैं बोलता हूँ बेटा ठीक है ऐसा भी कर लेगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कब किया था किसी ने और कब उसकी जॉब लग गई और कब वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, पहले बताओ। तुम बेटे को या बेटी को करवा रहे हो कब? 2026 में। तुम किसका एग्जाम्पल दे रहे हो? जिसने कर लिया था 2006 में। तुम ये बता रहे हो कि 2006 में उसने किया था, तरक्की हासिल कर ली, और 2026 में क्या माहौल नहीं बदला? क्या एजुकेशन का स्तर चेंज नहीं हुआ? लेकिन ये बात अपने पेरेंट्स को ना आप समझा सकते हो ना मैं। एकदम क्लियर है, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाओगे, मैंने भी नहीं समझा पाया। जैसे तैसे करके फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग का क्रेज 2008 के टाइम पे बहुत ज्यादा था, पीक पे था वो। हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा। तो बोला ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। पापा से बात हुई, पापा से डिस्कशन हुआ कि पापा इंजीनियरिंग करना है। दोस्तों ने बोला इंजीनियरिंग करना है, कर लेता हूँ। पापा ने बोला ठीक है हमारे घर में कोई इंजीनियर नहीं है, सामने वो ER लिखा हो जाएगा उतना ही बहुत है, इससे ज्यादा भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है पापा, 2 पैसा। पापा आए, एडमिशन करवाया भोपाल में। जैसे तैसे करके पहला सेमेस्टर आया, और पहले सेमेस्टर में क्या जबरदस्त स्कोर किया है, क्या बैटिंग की है मैंने। इतनी जबरदस्त बैटिंग 12 साल तक के मैंने कभी नहीं की। इतनी जबरदस्त बैटिंग मैंने वो 6 महीने में की है। एग्जाम हुई 6 महीने में, 6 सेमेस्टर थे, मतलब 6 सब्जेक्ट थे।
6 सब्जेक्ट थे, एग्जाम आई, रिजल्ट आया, अब क्या गजब का रिजल्ट है मेरा, इतना गजब का रिजल्ट कि मैंने आज तक के कभी नहीं देखा। इतना गजब का रिजल्ट आया कि मैं वो 6 सब्जेक्ट में से 5 में क्लीन बोल्ड हो गया और 1 सब्जेक्ट ही मेरा पास हो पाया। 5 में मैं गया, खत्म, फेल। अब फेल होने के बाद लोगों के दिमाग में चल रहा है यहाँ जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैं वही स्टूडेंट था, मैं था हिंदी मीडियम का। अच्छा, तुम में कितने लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं? अरे सारे के सारे। तो तुम्हारी ना इंग्लिश के साथ ना ऐसी दुश्मनी है कि नहीं? पक्का? मेरी इंग्लिश के साथ ऐसी दुश्मनी थी और मेरा पूरा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का हुआ था इंग्लिश में। अरे मैं वो स्टूडेंट था मेरे भाई जिसको ना इंग्लिश का वो वंडर ऑफ साइंस का एक आता है, तुम लोगों को नहीं आता? 12th में आता था। अरे मेरे को इंग्लिश में जुगाड़ करना पड़ता था, वो 33 या 34 नंबर कैसे आए जिसमें तो वंडर ऑफ साइंस का एक फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। 10 नंबर का आता था, लिख लिख के प्रैक्टिस करने में 1 महीना लग जाता था कि 10 नंबर का जुगाड़ होगा। मैं वो स्टूडेंट था और पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश में आ गया था। तो 5 में क्लीन बोल्ड होना था, क्लीन बोल्ड। पापा का कॉल आता है, बेटा क्या हाल चाल? बढ़िया पापा। और सुनने में आया तेरा रिजल्ट आया, कौन ने बताया? बोले वो अंकल लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया है। मैंने बोला हाँ पापा आया, बताने ही वाला था मैं तो आपको, बताने ही वाला था। आपका फोन आ गया, हाँ बेटा बता रिजल्ट क्या रहा? मैंने बोला पापा रिजल्ट टॉप क्लास, पास हो गया मैं। पापा बोलते सही में पास हो गया? बोला हाँ पापा पास हो गया, आपका बेटा आज तक फेल हुआ। पापा को क्या पता, मैं 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। आज तो बगल में बैठ के हम झूठ बोल देते थे, मैं तो 500 किलोमीटर दूर। उस समय नेट का इतना क्रेज नहीं था जितना आज है, उस समय ऑनलाइन का उतना चैप्टर नहीं था जितना आज है। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। उस समय मेरे घर वालों ने मेरे को 5000 रुपए पर मंथ की सैलरी फिक्स की थी मेरी कि तू जहाँ जा रहा है वहाँ पे रेंट का खर्चा, खाने का खर्चा और तेरे घूमने फिरने का खर्चा 5000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। पापा को बेवकूफ बनाया बढ़िया मस्त तरीके से, दूर था तो मैं ऑनलाइन का क्रेज नहीं था। फिर जैसे तैसे करके अगला सेमेस्टर आया, पुराने वाले 5 पाप जो मैं बैक करके बैठा था और नए वाले 5 पाप आ गए, कुल मिला के 10 पाप की एग्जाम आपका भाई दे रहा है बढ़िया मस्त तरीके में छाती ठोक के। हाँ, एक रेगुलर पेपर, एक बैक का पेपर, एक रेगुलर पेपर, एक बैक का पेपर, ऐसे करके 10 दिन में एक संडे का गैप छोड़िए 11 दिन में 10 पेपर रफा दफा किया। ऐसे करके मेरी इंजीनियरिंग चल रही। कॉलेज कब जाना और घूमना फिरना और अय्याशी मारना वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला उसूल था। मतलब मैंने सारे कर्म कांड किए। मतलब मेरे को कॉलेज के लड़कों के या लड़कियों के नाम याद नहीं थे, लेकिन मेरे को भोपाल में कौन सा प्लेस कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या अच्छा है, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद। करके मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी धीरे धीरे रोते गाते, और ऐसे में ही एक लास्ट सेमेस्टर आया मेरी इंजीनियरिंग का जिसने मेरी जिंदगी के सारी दफा और दिशा बदल दी। सारी दफा और दिशा। एक बंदा आता है, वो बोलता है इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ सर कर रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा, थोड़ा बहुत मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं की। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया, देखते शायद ही मैंने हाँ बोल दिया। मैंने हाँ सोचूंगा, वेट करूंगा, देखता हूँ, सोचने वाला हूँ, मम्मी से पूछ लूंगा, पापा से पूछ लूंगा, ये सब रोल गाली, क्योंकि जिंदगी के सारे डिसीजन अपन खुद ही ले रहे हैं। देखा कॉन्सेप्ट, उन्होंने बोला फॉरेन पे ट्रिप होंगे, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, एंजॉयमेंट वाली लाइफ होगी, लाखों की सैलरी हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी थी, बेटा इंजीनियरिंग में तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तेरा रोल काल कुछ होने वाला नहीं है, अब क्या करेगा? तो देखते ही मैंने हाँ बोल दिया। मैं बोला ठीक है यार करता हूँ ये काम। जैसे तैसे इतने पैसा उन्होंने 11000 रुपए के करीब मांगा, 11000 रुपए दे दिए। मैंने बोला ठीक है सर, लेकिन 1 से 1.5 महीने बाद करूंगा, तुरंत नहीं करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, क्योंकि मेरी एग्जाम है, मैंने 3.5 साल लगाए हैं। 3.5 साल लगाने के बाद पहले मुझे ये क्लियर कर दे दीजिए, उसके बाद आप करेंगे। और उस सीनियर का नाम, वो आपके भी ग्रेट सीनियर्स में आते हैं, मेरे भी ग्रेट सीनियर हैं, और आज की डेट में एमवाइल के टॉप के लीडरशिप
टॉप की ब्रांडिंग और लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं आज की डेट में। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के बाद नाम लेना चाहूंगा मिस्टर प्रमोद सिंह का। खास बात इंजीनियरिंग में वो मेरे से 1 साल जूनियर, मैं 3rd ईयर, मैं 4th ईयर में था तो वो 3rd ईयर में थे और वो मेरे को प्लान दिखा रहे थे और मैंने हाँ बोल दिया। मेरे अंदर ईगो वाला कोई चैप्टर नहीं था क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से पता है 4 साल पापा मम्मी को तूने बेवकूफ बना लिया, 5वें साल क्या बोल दिया भाई, क्या बोल के पापा से पैसा मांगेगा, घर वालों से पैसा कैसे मांगेगा, मुझे एकदम क्लियर था। तो मैंने देखते हुए हाँ बोला, एग्जाम खत्म हुए उसके बाद हम आए अपने एरिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने के लिए। और जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं तो लोगों के अलग अलग व्यवहार आ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर चालू हो रहा है। हमने डायरेक्ट सेलिंग बताना चालू किया तो कुछ लोग मिले जो आप लोगों की तरह थे, वो बोलते सर सब कुछ ठीक है लेकिन सर मेरे को पापा से पूछना पड़ेगा, सर मेरे को तो मम्मी से पूछना पड़ेगा, सर मेरे को ना मेरे वो वाले से भी पूछना पड़ेगा और मेरे को वो वाली से भी पूछना पड़ेगा। और आज के डेट में पापा मम्मी कम हो गए हैं। यस सर। वो वाला और वो वाली ज्यादा हो गई। यस सर, राइट। कि अगर वो बोलेगा तो मैं करूं, अगर वो बोलेगी तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं तो नहीं करने वाली है। आप जिसके इश्क में मशरूफ हो, आप जिसके इश्क में मशरूफ हो वो सिर्फ आप ही का है, इसका कोई प्रूफ है क्या? नो। अरे पता ही नहीं जिसको आप बोल रहे हो हाँ बस अब तो मेरा सब कुछ तेरे लिए, तन मन धन सब तेरे लिए, अब जो तू बोलेगा वो तो ठीक है। मुझे बताओ अगर कोई, मेरी भी लव मैरिज है ना, मेरी लव मैरिज है, लेकिन मेरी लव मैरिज तब हुई जब हम दोनों सेटल, हम दोनों सेटल हो गए थे तब लव मैरिज की हमने। उसके पहले हमने कोई लव मैरिज का कोई चैप्टर नहीं किया। लव मैरिज हुई, अभी की डेट में पता है लव मैरिज कैसे होती है, कैसे होती है पता है तुमको? मैं बता रहा हूं। लड़की को 16, 17 साल या 18 साल की उम्र में कोई लड़का पसंद आ जाता है या लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है। 1-2 साल बाद किए पढ़ाई कर रहे हैं और इतने में ही निकल लिए वो भाग गए, शादी करके आ गए। पहले वो लड़का बोल रहा था बन जा तू मेरी रानी, लेकिन मैंने दिला दूंगा, बन मेरी मैं तू पर तुझे जहां सारे सब दिलाऊंगा। शादी हो गई, अब बन जा तू मेरी रानी, तुझे महर बिल्कुल मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से फ्री पर महर मिल रहा है। गुलाबी कोई साड़ी नहीं मिल रही, कोई साड़ी नहीं मिल रही, बोले एक जोड़ी सूट है और ये एक जोड़ी साड़ी है। तूने बोला था दूध रोटी खा के जिंदा रह जाएंगे, नमक रोटी खा के, क्योंकि तुमसे प्यार किए हैं। ये सिर्फ गाने में अच्छे लगते हैं, ये सिर्फ बातों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में तो रे पापा ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो तुम सोच रहे होगे, मैं लोगों से बोल रहा था तेरी उम्र क्या हुई है अभी, तू अभी तू 18 साल का हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बना तेरा, गवर्नमेंट बोलती है तू अपनी जिंदगी के फैसले ले ले, लेकिन इतने गलत फैसले ले ले, इतने गलत कि तू अभी से शादी कर ले। और ये चैप्टर चल रहा है और यकीन मानना इसमें आपकी गलती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपकी गलती है, इसमें सोशल मीडिया की गलती है। यस सर। जो तुमको रील्स दिखा रहे होते हैं, हाँ मेरा बाबू तो ऐसा होगा, मेरा सोना तो ऐसा होगा, मेरा अदरक हल्दी धनिया लहसुन क्या करना कैसा कैसा होगा नहीं पता। और आज की डेट में ये चरम पे चल रहा है और ऐसा कोई पत्ता यहाँ पे भी नहीं बैठा होगा जिसको पता ना लगे। यस। मेरी भी कह रही जितने बैठे होंगे सबने कभी ना कभी इस हवा का लुत्फ उठाया होगा। हर कोई, हाँ हो सकता है कोई अपवाद निकल जाए, मैं उसके बारे
बातें हुई होगी कि तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब यही लड़का और यही लड़की के लिए जब बात आती है सपोर्ट करने की, बोलते नहीं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। तुम एम्पायर में जाओगे, वहां एम्पायर में लड़के भी जाते हैं और लड़के से तेरा चक्कर हो गया तो अबे चूतिए बेवकूफ एक नंबर का ढक्कन, तू इतना प्यार कर रहा था उस लड़की पे 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल पे, और इतना सा विश्वास नहीं है तेरे ऊपर, इतना सा विश्वास नहीं है सही बात है सर। कि वो वहां जाके करियर बनाएगी। तू ये सोच रहा है कि वहां जाके वो नया कर्मकांड पैदा कर देगी। क्या पैसा है तुझे? और फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसे लड़के को बोले हाँ यही तो मेरा बलवा है। अरे बलवा नहीं है रे लड़कियों, एक नंबर का बकवास इंसान है। शादी करने के बाद पछताओगे। जिनको अभी विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, शादी के बाद क्या खास विश्वास करेंगे? शादी के बाद तो वो तुमको वो जो बोलते ना समोसा खाते हो, समोसा। यस यस शादी के बाद पता है समोसे के साथ चटनी मिलती होगी। यस हाँ? यस सर अगर चटनी ना रहे तो समोसा खा लोगे कि नहीं खा लोगे? खा लोगे ना? चटनी अकेले खाओगे? नो शादी के बाद प्यार मोहब्बत वो चटनी की तरह है, ना भी रहे ना तो भी मजा आता है, लेकिन पैसा होना चाहिए, यस एंजॉयमेंट होना चाहिए, घूमना चाहिए, और हर महीने नया नया साड़ी और नया नया सलवार सूट या नया नया ड्रेस वो होना चाहिए, और घूमने का मजा होना चाहिए, तब मजा है शादी का। Yes. नहीं तो वो चटनी के भरोसे मत बैठ के रहना कि प्यार चाहिए, वो चटनी है बस। शादी के बाद प्यार चटनी के बराबर बन जाता है, होता ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ सारी बातें शादी के पहले की, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या दिलाऊं कैसे दिलाऊं? यस सर मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लड़कों और लड़कियों को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। यस यस और इतने डीप में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी कौन सा दूध का खुला मैं भी कोई दूध का खुला नहीं, मैंने भी ये कर्म कांड किया, लेकिन सही समय पे समझ गया, बच गया मैं सही समय, सही संगत मिल गई मुझे, नहीं तो काम खत्म हो जाता, सही मौका मिल गया। एक समय की बात है, यस एक सर समय की बात है, एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, क्योंकि लड़की बैठे हैं अधिकतर लड़के लड़कियां। यस सर टॉपिक ही ऐसे लगा। एक बार लड़के और लड़की, एक बार एक लड़के को जैसे इंग्रेज जैसा लड़का एकदम मस्त इंजीनियर दिखने में एकदम टिप टॉप मस्त, उसको पहली नजर में एक लड़की से प्यार हुआ, और वो थी लड़की गाँव की, ये भाई साहब इंजीनियर और वो गाँव वाली। अब गाँव वाली थी तो इसके दोस्त सुनील ने इसको समझाया कि जाके प्रपोज कर, क्योंकि दोस्त ही समझाता है, तुमको उंगली करने वाला तुम्हारा दोस्त ही होगा। अच्छी लगी चाहना दे बात करना, जाना जाना, और लड़की को भी समझाना अच्छा तरीका है, ओके कर बहुत अच्छा है ठीक है। तो बढ़िया इंद्रेश को समझाया गया, पीछे सुनील ने ट्यूशन दिया, जा 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 बेटा जा, हो जाएगा, भाभी बन जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा। बढ़िया इंद्रेश भी मस्त तरीके से जाके जैसे प्रपोज मार दे गया, इंद्रेश की जबान पे शब्द ही नहीं निकल, इंद्रेश चुप, शब्द नहीं निकल रहे, फिर वापस दौड़ते भागते हुए फिर सुनील के पास, और सुनील के पास आया, सुनील बोलता है जाना यार, बात नहीं करेगा तो बात कैसे करेंगे? फिर समझाया, फिर सुनील ने एक आइडिया दिया, बोले यार चल ठीक है लड़की से बात नहीं कर सकता, एक काम कर डायरेक्ट जाके पापा से हाथ मार। बोले सुनील, इंद्रेश बोलता है ये तुम्हें बड़ी अच्छी बात है, बापू से तो मैं बात करूंगा, मैं कमाता भी अच्छा हूँ, पैसा भी अच्छा है मेरे पास, टेंशन है नहीं, जॉब भी करता हूँ, सब कुछ अच्छा है ठीक। तो अब इंद्रेश जा रहे भाई साहब बापू जी से बात कर, बापू जी क्या गाँव वाले, गाँव में बढ़िया वो जिस घर में रहते थे उस घर में जानवर को जो बांधते थे उसको क्या बोलते हैं आप? क्या सरिया। अरे बैल बांधने का एरिया को क्या बोलते हैं? सरिया हाँ जो भी आप बोल रहे हो,
ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो वही वहां पे बैठे हुए थे और बढ़िया मस्त तरीके से पापा ने बोला ठीक है इंद्रेश तुम ठीक हो, मेरी बेटी को पसंद करते हो, ये भी बात अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन मेरी शर्त है कि देखो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता, मेरे घर में 3 बैल है और 3 में से देखो एक की पूंछ पकड़नी है, अगर तुमने पूंछ पकड़ ली तो भाई साहब मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तुमसे करवा दूंगा। ओके। तो इंद्रेश बोला ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपन पैसा कमा रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, बोले ओके बाप ओके। तैयारी हुई, अगले दिन इंद्रेश आया बकायदा टी-शर्ट पहन के, उस समय शादी की बात करने गया था तो ऐसे लुक में गया था, फिर टी-शर्ट क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, पूंछ पकड़ने की बात है। तो पहला दरवाजे के सामने ले जाके इंद्रेश को खड़ा किया, पीछे में सुनील भी है, नहीं बताओ ओके डन भाभी मिल रही भाभी, बड़े मस्त तरीके से ओके किया, डन हो गया। कपूर जी होने वाले कपूर जी बोलते हैं गेट खोलो, बोले हाँ भाई साहब पहला बैल निकला, हाय 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 बाहुबली वाला भी बैल थे, इतना भयानक, इंद्रेश देख के ओ क्या है वो रास्ता, जान बची। इंद्रेश बोलता है उधर पे सुनील बोला भाई साहब क्या बोला, बैल था पकड़ना था, बोले अबे बैल जाता चिपटा देता उस पे लाख गुना अच्छा ये जाने देता, अभी 2 मौके और 3 मौके थे, 2 और यस सर। जैसे तैसे करके दूसरे दरवाजे के पास गए, एक कोई खुदा आए हाय और खतरनाक भयानक, दौड़ते ही भाग गया वो, इंद्रेश को देखते रह गया, खत्म उसका। दूसरा भी गया, उधर से सुनील बोला बेटा गया, आपको तीसरा मौका है, पकड़ ही लेना। अब तीसरा बैल की जैसे ही गेट खुला, दरवाजा खुला, इंद्रेश देख के खुद नाचने लगा, बल्ले बल्ले मेरे शादी हो गई, बड़ी एक नंबर का खुद एकदम मरियल है। और इंद्रेश मन ही मन रहा है अच्छा हुआ पहले 2 मौके छोड़ दिया था, अब तीसरे मौके की बारी आई, बढ़िया मस्त तरीके से रेडी हो गया, मस्त तरीके से रेडी हुआ, बढ़िया दरवाजा खुला, मौके पे रेडी हुआ, अब इंद्रेश तैयार, और इंद्रेश तैयार होने के बाद रेडी बढ़िया मस्त, अब होने के बाद बैल की पूंछ पकड़ने जाता है, अब पता चलता है इसकी तो पूंछ ही नहीं। और इंद्रेश बोलता है अरे बाबा ये तो बवाल हो गया, पूछ ही नहीं है इनकी। तो कपूर जी बोलते वे पहले 2 मौके थे, भले ही टफ थे, लेकिन कोशिश तो करता, तूने तो कोशिश भी नहीं की। आप बोल रहे हो कि सर मौका मौका मौका, अरे मौका जिंदगी में छोटा वक्त है और इतने ही कम समय की आपकी जिंदगी में आता है। मुझे जब मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग करने का, देखते ही हाँ बोला यार करना है, बाकी सब भाड़ में जाए, पहले डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्योंकि ये मौका था मेरी जिंदगी के लिए। मैंने बदला अपने आप को, जितने मेरे अंदर चेंजेस हो सकते थे मैंने चेंजेस किए, मैंने मौके को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, अगर ये चला गया ना तो वो लास्ट वाले बैल की तरह रहेगा इंसान, या कुछ नहीं कर पाएगा। आज आपके पास ये मौका 17, 18, 19, 20, 21 या 22 साल की उम्र में आया था, मेरे पास पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का मौका 22 साल की उम्र में आया था, देखते ही आप बोल गया था, क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी पैसा कमाना जरूरी है। हो सकता है जिस उम्र में आप हो उस उम्र में आपको पैसा कमाना जरूरी नहीं है, हो सकता है जिस उम्र में आप हो आपको लग रहा हो अरे यार अभी मम्मी पापा दे तो रहे हैं, क्या जरूरत है पैसे कमाने की, क्या करेंगे पैसा कमा के, अभी घर वाले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा तो रहे हैं। लेकिन मौका बीत गया तो बेटा जिंदगी में बहुत थपेड़े पड़ेंगे। ये मौका है डायरेक्ट सेलिंग, आज ये जो हॉल में बैठे हो, ये हॉल में मौका मिला है आपको कि जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। एक बार ट्राई करके देखिएगा, यकीन मानिए इन लोगों ने भी ट्राई किया था, इनको कोई भरोसा नहीं था कि हो जाएगा। धीरे धीरे सीखते गए, काम को परफेक्ट करते गए, अपने अंदर चेंजेस लाते गए और धीरे धीरे वही मौका कैद हो गया। आज से 13 साल पहले मुझे भी मौका मिला था, मैं भी आया था 13 साल पहले, मुझे भी मौका मिला,
मैंने स्टार्ट किया, मैंने मम्मी का बहाना नहीं बनाया, मैंने पापा का बहाना नहीं बनाया, मैंने दोस्त रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वालों का बहाना नहीं बनाया, मैंने मौके पे चौका मारने की कोशिश की। क्या मौके पे चौका मारा जाए? उस मौके पे चौका मारने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया, लास्ट में बताऊंगा कि कितना कमाया मैंने, उस मौके को पकड़ लिया। एक बार बोलिए मौका। मौका। सारे लोग एक बार बोलिए मौका। मौका। इतना सा शब्द है मौका, इतने कम समय के लिए जिंदगी में आता है। आज जिसने बता दिया ना वेल एंड गुड, आगे वो नहीं मिलने वाला। यस। तो अपना काम करके आगे बढ़ जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे। डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौका और सही डिसीजन। ये दो चीज जिस दिन आपकी जिंदगी में बेहतर हो गई, उस दिन आप तरक्की कर जाओगे। तो कोशिश कीजिएगा मौके को समझने की। अगर मौका समझ जाओगे तो बेहतर हो जाएगा। फिर कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ लोगों के साथ मैं और मिला, फिर वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा है, बहुत पैसा, 11,000 बहुत होता है, नहीं करता शेयर खाने के लिए पैसा नहीं देता। आप 11,000 की बात करते हो? अरे बेवकूफ, तू 11,000 की बात कर रहा है, तुम्हारे पास जो मोबाइल फोन है वो कितने का है? 15-20 हजार का। जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो कितने का है? हाँ, किसी का 12 का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा। अच्छा, कितना पैसा कमा लिया उस पैसे से? एक भी नहीं। बाकी हर 3 महीने में रिचार्ज करते हो या हर 1 महीने में तो रिचार्ज करते हो? यस इतना सर। पैसा खा रहा है तुम्हारे क्या इस्तेमाल का? उसको मोबाइल फोन की जगह अगर एम्पायर कर लेते, तो इस एम्पायर हर महीने 2,000 5,000 रुपए कमा रहे हो तो और ऐसे कई मोबाइल फोन ले लेते। यस सर। पैसा लगा कहाँ रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और सर। उस पैसे के बदले में तुमको मिलेगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मेरी लव मैरिज का चैप्टर चल रहा था, तब जब हमने मैडम के यहाँ पे रिश्ता लेके गए, तो मैडम उस समय 1 लाख से प्लस कमा रही थी, मैं उस समय 1 लाख से प्लस कमा रहा था। हम दोनों के पास अपनी अपनी कार थी। अब बताओ घर वाले मना करके दिखाए? नो। हाँ? नो। घर वाले मना करेंगे? नहीं। मांगने की जरूरत पड़ेगी? नो। 1-1 लाख से प्लस की इनकम, खुद की अपनी अपनी कारें। अब तो तुम तांडव मचा लो, सब होगा अब। लेकिन लड़का कुछ कमाता नहीं है, लड़की कुछ करती नहीं है। अब कर लो लव मैरिज, नहीं दोनों होगा। घर वाले बवाल करेंगे। यस सर। दोनों के दोनों घर वाले। क्यों? क्यों बेरो- करते क्या हम लोग? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार। क्यों शादी करें? मम्मी पापा क्यों उस लड़के को अपनी बेरोजगार। लड़की दे, या उस लड़की को वहां लड़की के पास भेज दे जो लड़का कुछ करता ही नहीं। और लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि जो लड़का कुछ कर नहीं रहा, मेरा आज सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी तो मैं उसकी हुई भी नहीं हूं। हाँ, भले ही आपने मान लिया होगा कि आप हो गए हैं उसके, लेकिन अभी वो समाज के सामने वो शादी नहीं हुई है, अभी तो हुए भी नहीं हो। अभी से बात का सपोर्ट करना बंद कर दिया, जब हो जाओगी तो क्या सपोर्ट करेगा? वो तो घर में रखेगा भाई की तरह। बोला था मैं तेको रानी बना के रखूंगा। हाँ, रानी मतलब मेरे घर में वो काम करने वाली बाई का ही नाम रानी है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। डिसीजन, वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का आपने अपने कॉलेज या स्कूल में पैसा नहीं दिया क्या? दिया। क्या मिला आज तक दिमाग? डिग्री। सर डिग्री या डिप्लोमा? यस। इसके अलावा कुछ मिला? यहाँ पैसा लगाओगे तो यहाँ जितने लीडर्स आए हुए इनकी तरह बोलने का मौका मिलेगा। एक मौका मिलेगा कि जहाँ पे तुम्हारे पास उम्मीद है कि तुम पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये बातें मैं आपके पेरेंट्स को समझाने जाऊंगा, नहीं आएगी उनके समझ। उनके तो एक ही चीज समझ में आएगी, जॉब करके पैसा आता है, क्योंकि उन्होंने कभी आर्थिक श्रीवास में मिला ही नहीं ना। ठीक है, उनका फॉल्ट है, ये मेरा फॉल्ट थोड़ी ना है। ये उनका फॉल्ट है कि उन्होंने कभी आर्थिक श्रीवास को देखा ही नहीं, जो डायरेक्ट टेली भी 13 साल से कर रहा है। और उस समय सोचो तुम किस उम्र के रहे होंगे, कितने साल के रहे होंगे? 4 साल 5 साल, इतने ही रहे होंगे। 5 साल के रहे होंगे तुम लोग। तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग चालू कर दी, और मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। फिर कुछ लोग मिलते हैं बोलते हैं पर चूतिया बनाने वाला काम। कुछ लोग मिलते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन तुम जोड़ने। कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं पर सब कुछ ठीक है तुम्हारा, लेकिन ना ये तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है ये हमको बड़े बुरे लगते हैं। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज समझाओ, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे, कितने लोगों ने मैथ सब्जेक्ट लिया? मैथ सब्जेक्ट कितने का है?
इधर आगे। मैथ सब्जेक्ट 10th के बाद 11th में मैथ सब्जेक्ट लिया आपने, बायो कितने ने लिया, कॉमर्स कितने लोगों ने लिया, आर्ट कितने लोगों ने लिया। अब यहीं बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, 4 सब्जेक्ट अलग अलग लोगों ने लिए, तो क्या चारों की मानसिकता सेम होगी? अगर मैं बोलूं कि हर बंदा डॉक्टर बनेगा तो क्या ये पॉसिबल है? हर बंदा वकील बनेगा तो क्या ये पॉसिबल है? हर बंदा टीचर बन जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। वैसे ही हर बंदा डायरेक्ट सेलिंग करके ना ही संदीप बन सकता है, ना ही पूजा बन सकती है, ना ही इंद्रेश बन सकता है, ना ही मुकेश बन सकता है, ना ही वो सुनील बन सकता है, क्योंकि हर बंदा ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश करता है, जो इस हॉल में बैठा हुआ है, ये नहीं बन सकते, लेकिन आप अपनी खुद की एक अलग पहचान बना सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे सब ऐसे ही है, मैं भी बोलता तुमने पढ़ाई करी, सब ऐसे ही है। बोलने वालों का क्या है? Yes, sir. तुम्हारी पढ़ाई का कोई इस्तेमाल हुआ क्या? नो। फिर मैं भी बोल दूं जो तुमने शर्ट पहनी है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, तो वो तुमने पहनी नहीं लग रही, वो तुम्हारी टेंशन है, मेरी थोड़ी ना। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जो तुमको जीरो से हीरो बना सकता है। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपनी काबिलियत के हिसाब से और टीम वर्क के हिसाब से पैसा कमाते हो। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपना खुद का वर्चस्व तैयार कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। समझ में आ रही है? क्योंकि ये करना बड़ा जरूरी है। अगर आप करेंगे नहीं तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप पहले। यस सर। करोगे तो 2 चीजें होगी, या तो करके आगे बढ़ जाओगे, या तो करके वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं बोलता हूं अगर वहीं के वहीं भी रह गए तो क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं। और अगर करके पूजा जैसे कार खरीद ली, फॉरेन के ट्रिप कर लिए, तो सोचो आने वाले समय में तुम्हारी शादी होगी, लड़के का रिश्ता आएगा, तो रिश्ता कैसा आएगा? तो 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है। नो। अगर तुम ही 25-30 हजार रुपए महीने का कमा रही हो तो तुम्हारे लिए रिश्ता कैसा आएगा? उसके ऊपर। यस सर। और मैं लड़कियों के लिए खासकर बोलता हूँ कम कमाना, लेकिन इतना जरूर कमा लेना कि रोटी खुद की खाना। अगर तुम्हारा हस्बैंड 1 लाख रुपए कमा रहा है तो तुम 10,000 कमाना, ताकि जब तुम वो रोटी का निवाला तुम्हारे गले से नीचे उतरे ना तो उस निवाले में तुम्हारे भी पैसे हो, वो पैसे की रोटी तुम्हारी भी हो, इतना कम से कम कमा लेना। यस सर। और लड़कों, और मेरे भाई मेरे लड़कों, अभी फोकस करो लक्ष्य, गोल और सपनों के ऊपर। लक्ष्य, गोल और सपनों के ऊपर, क्योंकि 5 साल 7 साल बाद कोई पूछने नहीं आ रहा है कितनी लड़की पटाखे। कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई बाप तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, अच्छी है, नहीं है, छोटी है, मोटी है, क्या है, कोई पूछने नहीं आने वाला। हाँ, 5 साल बाद अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा करता क्या है और कमाता कितना है। यस। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछने वाला वो। यस सर। कुछ नहीं पूछने वाला। और मैं बोलता हूँ और लड़कियों में अगर और दम है, बहुत बेहतर है लड़कियां और सपना पूरा करना चाहती हैं, तो मैं बोलूंगा मेरी मैडम की तरह सपना पूरा कर। उसका सपना था कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी डोली उसी की कार में, मतलब जब वो विदा होगी तो उस कार में ही विदा होगी। और उसने वो अपना सपना पूरा किया। मेरी कार साइड में खड़ी रही और मैं अपनी दुल्हन को उसी की कार पे ड्राइव करके अपने घर लेके जा रहा था। बिकॉज ऑफ रीजन हम दोनों ने शादी उस टाइम पे की थी जब हम दोनों सेटल हो चुके थे। यस। और आज शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए, 7वां साल रनिंग चल रहा। एक भी ऐसा चक्कर नहीं आता जब जिंदगी को एंजॉय ना करें। हर टूर में आपको मेरी वाइफ साथ में मिल जाएगी। हर सेमिनार में, बड़ा इवेंट कहीं पे भी लगेगा, मेरी वाइफ साथ में मिल जाएगी आपको। सारी चीजें, मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्यार करो, बहुत अच्छे से करो, दिल लगा के करो, लेकिन अच्छे इंसान से करो ना।
ही वाट लगा के बैठ जाए, यस सर, ऐसे इंसान से मत करना। और इसके लिए डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिवीजन। आपको आपकी जिंदगी का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और डिसीजन लेने के बाद ही जिंदगी बदलेगी। एक बार की बात है, स्टोरी के साथ पूरी की पूरी बातों को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। क्लियर? एक बार की बात है, बाज ने अंडा दिया और मुर्गी ने भी अंडा दिया। बाज ने अंडा दिया तो उसके 2-3 अंडे थे, उसमें से एक अंडा लुढ़कते लुढ़कते वो मुर्गी फार्म में आके मिल गया। मुर्गी फार्म में आके मिल गया और वो मुर्गी फार्म वाले ही मैडम, मतलब मुर्गी, वो देखती है उस अंडे को, बोलती यार ये मेरे शोरूम का तो प्रोडक्ट है। मतलब किया की कार में, किया के शोरूम में नेक्सॉन आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही उनके अंडे का साइज, बाज के अंडे वाले का साइज बड़ा था, मुर्गी के अंडे वाले का साइज छोटा था। फिर भी क्या करे, मां तो मां, उसने उसको हीट देना चालू किया, सेकना चालू किया, जिसके चलते बच्चे निकल गए। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, मुर्गी के अंडे से बच्चे निकल गए, चूजे निकल गए, बाज के अंडे से निकले नहीं। फिर मां बोलती हो सकता है कोई डिफेक्टिव पीस होगा, फिर से फेंकना चालू किया। 15 दिन बाद वहां से भी एक चूजा निकला। मुर्गी के अंडे से जो चूजा निकला वो पीला पीला, येलो येलो था, और जो बाज के अंडे से निकला वो काला काला था। मां बोलती यार ये कैसा हो गया, आज तक के कभी नहीं हुआ है, ये कैसा चमत्कार हो। फिर भी मां तो मां बोलती ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके कर लेते हैं। जैसे तैसे करके मां ने उस चूजे को बड़ा किया, मुर्गी ने अपने बच्चे वाले चूजे को बड़ा किया। तो उनका क्या होता था, इधर उधर जाते थे, दाना चुगते थे और खा लेते थे। लेकिन बाज का चक्कर कमजोर था। बाज की सोच थी ऐसी, जैसे वो दाना चुगने की लिए कोशिश करता, जमीन में छेद कर देता था। तो फिर मां बोलती ओ मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, चल बेटा तू खा ले, ये भी खा ले। वो इस तरीके से खिला रही थी, इतना ही चल रहा था। वो कभी मां कमाई ऊपर जो आसमान में उड़ रहा, बोले ये क्या है, बोलते मां, बोलती बेटा बहुत भयानक चीज है, आएगा तेरे को उठा के ले जाएगा, निपटा देगा, सोचना भी नहीं इसके बारे में, बात भी नहीं करना इसके बारे में, देखना भी नहीं। वो बाज का बच्चा बोलता ठीक है, नहीं करेंगे। फिर पूछता मां हमारा काम क्या है, वो बोलता मां हमारा काम क्या। मां बोलती है हमारा काम सिर्फ एक ही है, इधर जाना है तो पक 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 पकाक करके यहाँ से कुछ खा लेना है, फिर इधर आना है तो पक 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 पकाक करके यहाँ से कुछ खा लेना है, इधर जाना है तो इधर से कुछ खा लेना है, पक 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 पकाक करके। बोले यही हमारा काम है। और हमको क्या होना है, हेल्दी होना है, मोटा होना है। हम जितने ज्यादा मोटा होंगे या जितने ज्यादा हमारा वजन बढ़ेगा, हमारे मालिक को उतना पैसा हमारा यही काम है। बोले ठीक है, आपके यहाँ पे चिकन कैसे रुपए किलो मिलता है? 200 रुपए किलो। तो बोले हमारे यहाँ पे मार्केट का रेट है 200 रुपए किलो। तो 1 किलो का होगा तो 200 रुपए का फायदा मालिक को, 2 किलो का होगा तो 400 रुपए, 4 किलो का होगा तो 800 रुपए का तो पीटेगा। बोले ठीक है मम्मी, हमारा तो एक ही काम है, हमको यही करना है। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, ऐसे ही करते करते एक बार बाज की नजर पड़ती है उसी मुर्गी फार्म में, जहां पे वो देख रहा है कि उसकी कैटेगरी का कोई बंदा वहां पे बैठा हुआ है और वो मुर्गियों के बीच में है। वो बड़ा हैरान परेशान, वो आता है नीचे अपने पंखों को फैला के उस बाज के साथ, वो बाज के बच्चे से बात करने के लिए आता है नीचे, बात करने के लिए। और सारी मुर्गियां, कोई वो कोने में बैठी हुई है, कोई उस कोने में, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, अलग अलग कोने में चले गए और वो बस बैठा हुआ है वहीं पे। और वो बोलता है मेरे को मत जाना, मेरे को मत खाना, मेरे को मत खाना, मेरे को मत खाना। वो बस इतना ही डायलॉग मार रहा है, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा हुआ है, जा नहीं रहा है, और वो इतना ही बोल रहा है मेरे को मत खाना। जैसे तैसे करके बात उसको बोलता है बेटा तू मेरी कैटेगरी का है, देख तेरी और मेरी शकल सेम है। बोले तेरी और मेरी शकल वो चीज छोड़, वो देख मेरी माँ कोने में जाके बैठी तेरे डर के कारण, तू आया तो देख मम्मी कहाँ चले गई
लिए, तू आया क्यों? बोले तू मेरे जैसा दिखता है। बोले वो सब छोड़, मेरे पापा मुझे उधर बैठे हुए, वो मेरा भाई, वो मेरा चाचा, तू आया तो सारे के सारे भाग गए। भाई बोलता है सारे के सारे भाग गए, लेकिन तू क्यों नहीं भागा? बोले मुझे नहीं पता, मैं क्यों नहीं भागा। भाई बोलता है वो सब मेरे से डरते हैं इसलिए भाग गए, तू क्यों नहीं भाग रहा? बोले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता तेरे से डर। बाज सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूजा जो बाज का बच्चा वो मानने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर बाज बोलता है देखो जिंदगी में उड़ना है कि नहीं? बोलता है यार ये शौक तो मेरा था, ये तो मैं जब तू ऊपर उड़ रहा था तो भी मैं देखता था, तो मम्मी से पूछता था मम्मी मम्मी मैं उड़ूंगा कब? पापा कुछ और बोलते थे, भाई कुछ और बोलता था, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते थे, मैंने तो छोड़ने का छोड़ ही दिया था। लेकिन तू बोल रहा है कि उड़ना है, तो एक काम कर, चल तुम्हें उड़ना सिखा। बाज बोलता चल ठीक है, उसको पकड़ा, उठाया और लेके गया उसको पहाड़ की चोटी में ले जाके रख दिया। ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी में ले जाया और रखा और बोलता है कूद। अबे पागल है, यहां पे कूदूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, निपट नहीं जाऊंगा, कुछ दिखा, पंख कैसे फड़फड़ाना है, कैसे उड़ना है, क्या करना है, कुछ तो बता। बोले वो सब नहीं, उड़। मम्मी नहीं बोलती, ₹2 किलो मेरे मालिक का नुकसान हो गया, क्या बात मुझे बोल रहा है, सिखा भी नहीं रहा है कुछ, आज जिंदगी खत्म। मम्मी पापा तुम सही थे, तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छा था, ये कहाँ आगे बात बोलता उड़। मानी ना मम्मी पापा बात बोल रहा उड़। अरे नहीं बात बोलता अभी भी लगा मम्मी ₹150 किलो नुकसान हो गया, चिकन बनना था, किसी के पेट में जाता तो बहुत अच्छा होता, उसकी भूख मिटाता है यार, ये निपटा दे रहा है और ख्यालों नहीं खोया है। धीरे धीरे वो जमीन के पास आ रहा है, बात होता है पंख खोल उड़ जाएगा। पापा बात बोल रहा है पंख खोल उड़ जाएगा। बोला नहीं, मेरा ₹250 किलो रेट खत्म। पापा सही बोल रहे थे, मम्मी सही बोल रही थी, बोल रहा था पंख खोल उड़ जाएगा। जमीन के करीब आ गया, बाज को समझ में आया ये नहीं उड़ने वाला, पकड़ा पंजों में, फिर ऊपर लेके आया, उसकी सबकी अब होता है। अबे बचना है, ₹200 किलो बिकना है, ऊपर लेके आया और बाज ने फिर छोड़ा। अब बोलता है बाज नीचे आ रहा है, बोले पंख खोल उड़ जाएगा, वो कोशिश कर रहा है, झपकी खुल गई ना, अब कोशिश कर रहा है कि पंख खोल उड़ जाएगा, वो कोशिश किए जा रहा है पंख खोल उड़ जाएगा। धीरे धीरे जमीन करीब आ रही है और जमीन करीब आने के बाद वो बोल रहा है बाज पंख खोल उड़ जाएगा। धीरे से उसके पंख खुले, वो उड़ गया और फिर वो आसमान की बुलंदियों में चला गया, वो उड़ के चला गया। अब आपको लग रहा होगा सर मुर्गी और बाज की स्टोरी बता रहे थे। ना रे बाबा ना, नहीं बता रहा मुर्गे और बाज की स्टोरी। मैं तो यहाँ पे ये ढूंढने आया हूँ ये अंबिकापुर में कि कौन है जो पहले ये जो लोग थे ये भी मुर्गी की तरह कर रहे थे। ये वो लोग थे, इनको हम लोगों ने सिखाया कि तुम्हारा वो 2 व्हीलर में कुछ नहीं होने वाला, 4 व्हीलर नाम का भी शब्द होता है, इन्होंने खरीदा। मैं तो आज यहाँ पे ये सिखाने आया हूँ और उन लोगों को ढूंढने वाला हूँ कि कौन है जो हमारी तरह वो बाज के बच्चे हैं, जो हॉल में बैठे हुए हैं, जो मुर्गी वाली जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो उन बाज के बच्चों को ढूंढने आया हूँ जो मुर्गी की तरह जी रहे हैं, पैक 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 पकान वाले। आपको बताऊं मेरे बाज कैसे हैं? मेरे बाज जो यहाँ पे थे, जो पहले पैक 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 ये कर रहे थे, वहां से निकाल के आज यहाँ पे लाए हैं। तो आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने कार अचीव की है वो स्टेज में, कार बाइक वाले जितने लोगों ने बाइक अचीव की है और कार अचीव की है वो जल्दी दौड़ते हुए स्टेज में खत्म कर रहे हैं। वाइट अप है जल्दी बाज
जल्दी जल्दी कार और बाइक वाले जल्दी दौड़ते हुए जल्दी तालियां होनी चाहिए इनके लिए तालियां ना हाँ जल्दी जल्दी दौड़ते हुए बाइक कार जल्दी 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 हाय स्कूटी भी जी स्कूटी स्कूटी भी आती है बाइक में ही। ये हमारे हाँ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी भागो तुमने खरीदी हो तुम्ही को पता है मेरे को नहीं पता है ये वो लोग थे जो पक 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 पका करके जिंदगी जी रहे थे इनका कोई चित्त नहीं था वजूद नहीं था काम नहीं था ये देखो लेके आए उस मुर्गी वाली जिंदगी से बाहर बाज बनाने लेके आए ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइक खरीदी स्कूटी खरीदी और वो जो बाज बन गए हैं जैसे इंद्रेश है सुनील है हमारी पूजा मैडम है हमारे संदीप सर है ये बाज बन गए हैं क्योंकि इनको उड़ान भरते आने लगा है क्योंकि ये अब 2 पहिए वाली गाड़ी नहीं 4 पहिए वाली गाड़ी चलाते हैं क्योंकि ये अब बाज बन गए हैं क्या ऐसे बाज बनना चाहते हो कितने लोग हैं जो इस तरह से बाज बनना चाहते हैं और ये पकाक वाली जिंदगी से बाहर आए हुए लोग हैं जिन्होंने स्कूटी बाइक खरीदी है कितने लोग हैं जो स्कूटी और बाइक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपके पास एक ही चैप्टर है वो है डिसीजन का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों ने डिसीजन लिया था तो पकाक वाली जिंदगी से बाहर आए आप डिसीजन लेंगे तो उससे बाहर निकल पाएंगे और अगर निकल गए तो यकीन मानिए मेरे पास कार से घूमते हैं आने वाले समय में आपकी बारी है जो पीछे बैठा हुआ शख्स है उसकी बारी है जो इस हॉल में बैठे हुए हर एक शख्स की बारी है क्या तैयार है क्या बाज बनने के लिए तैयार हो क्या तैयार है क्या माहौल बनाने के लिए तैयार अंबिकापुर में एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार अंबिकापुर में तो एक गाने के साथ वाइंड अप करेंगे अपन आरंभ है प्रचंड है बजाओ और ये वो गाएगा या वो सुनेगा जिसके अंदर वो बाज वाली कैटेगरी आने वाली क्या तैयार है